प्रियंका रखैया कॉलेजची मुलगी आहे. प्रियंका जी जय भीम. जी सर, जय भीम सभी को. जय भीम. जय भीम. जय भीम. ही मुलगी वर्ग अत्यंत विद्वान राष्ट्रीय पातळीवर. हेलो जी पहाड़ सिंह जी जय भीम. सर. जय भीम सर. गोपाल कृष्ण जी जय भीम सभी को. जय भीम जय भीम सर. राम किशन सर जी. तुम्ही थोडं इकडे या. जय भीम सर. जय भीम. ग्वालियर से राम बाबू. जय भीम जय भीम सर. जय भीम. जय भीम सर. जय भीम. सगळे सुपर क्लास 1 ऑफिसर आहेत बरं का. आणि मिनिस्टर पण आहेत तुमच्याकडे. बरोबर 7 वाजता सुरू होत आहे. देखो त्रिपाल है ऊपर, त्रिपाल डरी है कहाँ से. जय भीम. जय भीम सर. सभी को जय ये चावला जी जय भीम. भीम सर. राजा रामानंद साहब. जय भीम सर. राजाराम आनंद म्हणून साहब ते गुजरातहून आहे. लसूण लसूण घ्या. लसूण रामबाण उपाय. जय भीम सर. काम हेलो नाथिंग सर. जी सिंह साहब. जय भीम सर. जय भीम. जय भीम. वेलकम. वेलकम सर. वेलकम. आइए 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 साहब. धीमंत श्याम सुंदर जी. वेलकम सर. वेलकम. जय भीम सर. जय भीम. जय जय भीम. भीम सर. जी जय साहब. भीम. जय भीम. रणवीर सिंह जी. अच्छा अच्छा. वेरी गुड. जय भीम सर. जी प्रियंका जी. जी सर. जय भीम. जय भीम चलिए सर. अब तो लोग काफी आने लगे हैं. आप बहुत अच्छा कंडक्ट करा रही हो मीटिंग. हाँ, इनका सक्सेसफुल प्रोग्राम है सर. इनका इसमें दो राय नहीं. जी धन्यवाद सर. नहीं बहुत 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 अच्छा. आपका जो कमांड है वो ठीक है. बहुत अच्छा लगता है. जी सर धन्यवाद. अब हमें उम्मीद है कि हमारा जो लेडीज जो विंग है ना वो जल्दी से जल्दी तरक्की करेगा. जी सर. जब किसी अच्छे इंसान के हाथ में होती है ना तो डेवलपमेंट जल्दी होता है. जी सर हम पूरी कोशिश हमारी जारी है सर. धन्यवाद. कहना क्या चाह रहे हैं आप. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महिलाओं के लिए हम लोग परेशान थे ना कि कैसे विंग चलेगा कैसे विंग चलेगा. अब हमें एक सक्सेसफुल कमांडेंट मिल गया, इसलिए वो अब उम्मीद अच्छी की जा सकती है. इसका मतलब पहले जो आप कर रहे थे वो सही नहीं था. नहीं, लेडीज विंग का नहीं था ना कमांडेंट कोई. अच्छा अच्छा. लेडीज विंग में नहीं था ना. हमारे नार सिंह जी तो हमारे लिए सफिशिएंट है. ये कोई लेडीज विंग का नहीं है. ये तो मतलब जनरल ट्रेनिंग ऑपरेशन. नहीं, ओवरऑल अब लेडीज विंग को भी जो हमें कमांड कर सकते हैं वो लेडीज विंग को भी करेंगे. हाँ, ये जो ट्रेनिंग ऑपरेशन है आपका, उसका मीटिंग कंडक्ट कराने का काम कर रही है प्रियंका जी. हाँ यस. इसका मतलब बाबूजी इसका मतलब अब तक हम जो कर रहे थे जो कुछ भी श्याम सुंदर जी को पसंद नहीं आ रहा था. नहीं 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 सर ऐसा नहीं.
तो लेडीज विंग की उम्मीद जगी है, लेडीज विंग की कि हाँ, लेडीज ये विंग कौन में लगा? हमारा जो है, हमारा जो लेडीज अरे विंग था नहीं सर, अब मजबूत यहाँ हो तक गया। लाने का अच्छा श्रेय तो राम आपको बाबू ही एक जाता सेकंड, है इतने श्याम दिन सुंदर से। जी, श्याम हाँ सुंदर जी। जी, एक मिनट साइलेंट। राम बाबू जी आप ग्वालियर से हैं? आप अनम्यूट करें अपने को जरा, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, अनम्यूट अनम्यूट करें पहले। आप म्यूट हैं इस समय, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ हेलो। यस, हाँ जी, यस ग्वालियर यस से आप? जी सर ग्वालियर से हूँ। अच्छा अच्छा, जरा नंबर बोलो अपना आप। 76 97 91 जी 75 48। ठीक। ग्वालियर से रेगुलर रहने वाले लोग नहीं मिल रहे ग्वालियर में। और सर क्या करते हैं, क्या करते हैं? मैं सर MPEB में हूँ सर। आ गया है सर, कॉल आ गया ये आपका। रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर कई जी मीटिंगों से। हाँ तो जी रेगुलर वाले अभी मिल नहीं रहे हैं ग्वालियर में। ये नहीं सर, रेगुलर आ रहे हैं और 5-6 आदमी और आएंगे। हाँ सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। रेगुलर कितने सालों से? ये अभी आ रहे हैं, अभी जुड़े हैं 2-4 दिन पहले से। हाँ तो चटावले सर। रेगुलर 2-4 दिन में थोड़ी माना जाता है। चटावले सर, जी सर। चटावले सर, आपका अरे जो ग्वालियर वो, में हमारा 0 था। बोलिए सुंदरपाल जी, बोलिए। सर आपके जो इंजीनियर से लोग हैं हमारे साथ जुड़ नहीं रहे हैं सर, हमारी इंजीनियरिंग ऑपरेशन में। भारत टू ऑल ऑफ यू। हाँ तो जी विजय, विजय हिरवानी जी, जय भीम। सुंदरपाल जी, जी सर, जी सर। मैनेजमेंट बराबर नहीं है उधर का। सभी सहकारियों को मेरा जय भीम। जय भीम। पेबैक अभी टू छात्रों- सोसाइटी प्रोग्राम द्वारा जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है व्हाट इज द पर्पस फॉर क्रिएशन ऑफ द कास्ट। जाति को क्रिएट करने के पीछे क्या हेतु था, इसके ऊपर आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। और आज इस सब्जेक्ट के ऊपर हमें मार्गदर्शन और वक्तव्य देंगे धीमंत श्याम सुंदर जी, जो कि सिंडिकेट बैंक से रिटायर्ड हुए हैं, सेवानिवृत्त है, और साथ ही पेबैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के बेहतरीन ट्रेनर में से एक है। तो मैं धीमंत श्याम सुंदर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आज के इस टॉपिक के ऊपर हमें अपना वक्तव्य दें। थैंक यू। थैंक यू मैडम रखैया जी, थैंक यू। सभी सहकारियों को मेरा जय भीम। सहकारियों, पिछले 2 दिन से आप जाति के ऊपर हमारे 2 एक्सपर्ट्स का व्याख्यान सुन चुके हैं और आपने ये जाना है कि कास्ट क्या है। पहले दिन में आपने जाना था कास्ट क्या है, दूसरे दिन में आपने ये जानने की कोशिश की थी कि कास्ट को किसने क्रिएट किया। तो दोस्तों, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम कास्ट के विभिन्न पहलुओं को आपके सामने गहराई में जाकर के उजागर करें, ताकि आपको कास्ट की जो नजाकत है, कास्ट का जो डेंजरस जो पन है, वो आपके सामने अपने सही रूप में उजागर हो और उस भयंकर बीमारी को आप समझ पाएं। और जब आप समझ पाएंगे, कहते हैं ना किसी भी बीमारी का जब डायग्नोसिस हो जाता है ठीक ठाक, तो उसका इलाज भी बहुत अच्छी तरह संभव होता है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम जाति को इतना गहराई में जाकर के आपके सामने प्रस्तुत करें, इतने उसके अलग अलग पार्ट्स को इतना व्याख्या करें, ताकि आपके दिमाग में जाति का कंसेप्ट अच्छी तरह से भर जाए। आप इस जाति रूपी बीमारी को, इस जाति रूपी दानव के एक एक अंग का विश्लेषण आप कर सकें, ताकि आप उसका इलाज, उसका जो ट्रीटमेंट है वो अपने दिमाग में ला सकें। तो आज के जो विषय है, मैं उसको जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको उसके कास्ट के एक ब्रीफ करना चाहूंगा, जो मेरे 2 साथियों ने किया है। मैं ज्यादा नहीं बल्कि एक नट सेल में, ताकि मेरी ये वक्तव्य की भूमिका बने। तो आपको हमारे धीमंत, पिछले जो दोनों धीमंत जी ने बताया, राजा राम आनंद जी ने और अमर सिंह जी ने, तो उन्होंने ये क्लियर कट किया है आपके सामने कि जो कास्ट है ना, वो कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, कोई अवरोधक रास्ते में नहीं है आपके में। वो सिंपली एक नोशन है और एक दिमाग की हमारे की अवधारणा है, और या कह सकते हैं कि इट इज सिंपली स्टेट ऑफ माइंड है। और स्टेट ऑफ माइंड में भी क्या है, माइंड की तो बहुत सारी स्टेट्स होती हैं। तो माइंड में इट इज ए स्टेट ऑफ अनथिंकिंगनेस है। ये एक अनथिंकिंगनेस, गैर सोच विचार करने की स्थिति है हमारे दिमाग की, जिसमें हमारा दिमाग
बिना सोचे विचारे किसी चीज को मान लेता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि इट इज ए स्टेट ऑफ अनथिंकिंगनेस। और साथ साथ आपको ये भी बता चुके हैं हमारे दोनों धीमन कि कास्ट इज ए स्टुपिडिटी। कास्ट जो है ना वो एक स्टुपिडिटी है, और स्टुपिडिटी के साथ साथ स्टुपिडिटी की जो इसकी क्वालिटीज हैं, जो स्टुपिडिटी की या विशेषताएं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो लैक ऑफ लर्निंग, थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ड्राइविंग एंड थ्राइविंग, ये सारी की सारी जो कमतरताएं हैं ये स्टुपिडिटी कहलाती हैं। और अब हम इस कास्ट के संबंध में जब हम जानेंगे तो कास्ट क्या है, स्टुपिडिटी है। स्टुपिडिटी होने की वजह से क्या हो जाती है, वो इट इज अननेचुरल हो जाती है। जो चीज स्टुपिडिटी की कैटेगरी में आती है वो 99.9% जो है ना वो अननेचुरल हो जाती है। और अननेचुरल हो जाती है क्योंकि वो, अब कास्ट यहाँ अननेचुरल है क्योंकि कास्ट जो स्टुपिडिटी है इसीलिए वो अननेचुरल है। और अननेचुरल भी क्यों है, क्योंकि वो इट इज मेंटेन थ्रू अननेचुरल मींस, ये अननेचुरल संसाधनों द्वारा गवर्न होती है। इसके जो मानने के जो जरिए हैं या इसको मानने की जो मान्यताएं हैं वो एक अनजस्टिस के ऊपर टिकी हुई हैं। इसीलिए वो जो है ना, जिन्हें आप अननेचुरल मींस कह सकते हैं, या जिन्हें गैर मतलब जैसे प्राकृतिक जो साधन है या गैर प्राकृतिक तरीके से उससे हमारे दिमाग पे ये थोपी जाती है। दैट्स वाई, इसीलिए ये क्या है, एंटी सोशल है। देखिए जो अननेचुरल है इसीलिए ये क्या है, एंटी सोशल है और एंटी नेशनल भी है। और एंटी नेशनल है तो एंटी नेशनल हुई तो फिर एंटी ह्यूमन भी होगी, गैर मानवतावादी है ये। और इसीलिए ये हमारे जो सोशल एंडोस्मोसिस है उसकी भी दुश्मन है। ये एंटी सोशल एंडोस्मोसिस भी है। हमारा जो सामाजिक सौहार्द जो हमारे अंदर जो हमारे समाज में होना चाहिए उसकी दुश्मन है, उसकी एंटी है, क्योंकि ये अननेचुरल है। अननेचुरल है तो मैंने कहा ना अनह्यूमन भी है, और अनह्यूमन है तो वो अनसोशल एंडोस्मोसिस है। हमारे सामाजिक जो समवाय होनी चाहिए या हमारी जो समाज में जो सौहार्द होना चाहिए उसकी भी ये दुश्मन है या उसकी भी एंटी है। अब ये इतना बड़ा कारक है, इतना बड़ा दैत्य है, तो डॉक्टर बाबा साहब ने तो इसको सीधा ही कह दिया है कि कास्ट इज ए मॉन्स्टर। और ये मॉन्स्टर है, और आपकी तरक्की के रास्ते में जिधर भी आप जाना चाहते हो, आपके विकास के रास्ते में ये आड़ा पड़ा हुआ है, और जब भी जाते हो आपका रास्ता रोक लेता है। और ये जो कास्ट रूपी दैत्य है वो आपको विकास की ओर अग्रसर ही नहीं होने देता। इसीलिए इसको मारना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको मारना बहुत जरूरी है। और जब इसको मारना बहुत जरूरी है तो हमें इसके डायग्नोसिस को समझना है कि इसकी ज्योग्राफी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी सोशियोलॉजी क्या है, इसकी इकोनॉमी क्या है, और इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे ये सारी चीजें क्या छुपी हुई हैं। तो दोस्तों, मैं हमारे पीबीएसटी में एक डेफिनेशन दी जाती है मनुस्मृति की। अगर आपने गौर से पीबीएसटी एमकेएसओटी के द्वारा दी गई मनुस्मृति की अगर वो डेफिनेशन अपने दिमाग में बैठा ली है तो शायद आज के विषय को जानने में आपको सहूलियत होगी। और मैं इसीलिए सबसे पहले आपको मनुस्मृति की डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि बृहद्रथ की हत्या के बाद जब पुष्यमित्र शुंग ने हमारी जो मौर्य कल्चर को खत्म किया, तहस-नहस किया, तो उसने ये जो एक सामवेदी ब्राह्मण बनारस से बुलवाया सुमति भार्गव नाम का, और उससे एक मनुस्मृति की रचना करवाई। और उस मनुस्मृति में जो जातिवाद या सब जो वर्ण व्यवस्था थी जो मौर्य काल में तहस-नहस हो चुकी थी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको और कड़े रूप में लागू करने के लिए मनुस्मृति की रचना सुमति भार्गव से कराई। तो उस सुमति भार्गव की द्वारा रचित जो मनुस्मृति है उसको हमारा एमकेएसओटी जो पीबीएसटी के तहत एमकेएसओटी किस रूप में डिफाइन करता है, मैं उसकी डेफिनेशन आपके सामने बताता हूं कि मनुस्मृति बाज है। हालांकि एमकेएसओटी में इसको सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कहा है, लेकिन मैं इसको सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कहते हुए मुझे बोलो आत्मिक कष्ट होता है। इसीलिए मैं क्यों कि ये उनके लिए सक्सेसफुल है, लेकिन हमारे लिए तो बड़ा ही
वर्स्ट प्रोजेक्ट है। इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ बहुजन समाज से बिलोंग करता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं मनुस्मृति वाज ए वर्स्ट प्रोजेक्ट। और वो फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था? टू कन्वर्ट मेजॉरिटी थिंकिंग पीपुल इनटू अनथिंकिंग पीपुल। ज्यादा सोच विचार वाले, बहुमत वाले समाज को गैर सोच विचार वाले समाज में कन्वर्ट करना। और किस पर्पज से? पर्पज क्या था इसके पीछे? देखिए अब यहां जो पर्पज आएगा ना, इस डेफिनेशन का जो आखिरी पार्ट है, टू इनिशिएट और टू परपेचुएट स्लेवरी कल्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिएगा, मनुस्मृति वाज ए वर्स्ट प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट मेजॉरिटी थिंकिंग पीपुल इनटू अनथिंकिंग पीपुल, टू इनिशिएट और परपेचुएट स्लेवरी कल्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम। मनुस्मृति उस प्रोजेक्ट का नाम है, उस घटिया प्रोजेक्ट का नाम है जिसके द्वारा उसने बहुजन समाज या जो मेजॉरिटी थिंकिंग पीपुल थे, बहुजन का जो ज्यादा संख्या वाला सोच समाज करने वाला, सोच विचार करने वाला जो समाज था, उसको गैर सोच विचार वाले समाज में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो बहुत लंबे समय तक उनके गुलाम बने रहे। टू इनिशिएट स्लेवरी कल्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक उन्हें गुलाम बनाए रखने का एक कामयाब या एक घटिया प्रोजेक्ट था। तो अभी देखिए इसमें जो लास्ट पोर्शन है कि किसके लिए? टू परपेचुएट स्लेवरी कल्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए स्लेवरी कल्चर, बाबा साहब स्लेव को क्या कहते हैं? जो स्लेव है वो क्या कहते हैं? दैट इज अनथिंकिंग पीपुल। स्लेव कौन होता है? आप अच्छी तरह समझदार हो कि स्लेव कौन हो सकता है। अगर आप किसी को पढ़ा लिखा है तो वो स्लेव हो ही नहीं सकता। फ्रेडरिक डगलस कहते हैं कि अगर टू एजुकेट ए पर्सन मीन्स टू मेक हिम अनफिट टू बी ए स्लेव। मतलब पढ़ा लिखा है आदमी, किसी को पढ़ा लिखा दिया आपने तो वो कभी भी स्लेव नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि मनुस्मृति हमें क्या बताती है? हमें गैर पढ़ा लिखा बनाने के लिए जबरदस्ती करती है। यानी मनुस्मृति के अंतर्गत हमको हमारे से शिक्षा भी छीनी गई, हमारे से सुरक्षा भी छीनी गई और हमारे से संपत्ति भी छीनी गई। और इसमें जो शिक्षा का जो बहुत बड़ा पार्ट था, वो जो 3 विषयों का संगम था, जो 3 चीजों का संगम होता था, उसमें विषय वस्तु का ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं, और एक लास्ट में थिंकिंग स्किल जिसे सोच विचार करने का जो विद्या कहते हैं। ये तीनों चीजों को जो शिक्षा थी वो हमसे बिल्कुल ही छीन ली गई। मनुस्मृति में उसको जबरदस्ती लागू किया गया, मनुस्मृति के नियम कानूनों को, और उस नियम कानूनों के तहत हमसे शिक्षा, सुरक्षा और संपत्ति तीनों छीन ली गई थी। तो शिक्षा छीनने से हमारी क्या चीज भी छीन गई कि हमारी पढ़ाई लिखाई तो छीनी गई, इसके अलावा हमारी व्यावहारिक जो योग्यता थी या व्यावहारिक जो ज्ञान था, हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं वो, और थिंकिंग स्किल, ये दोनों भी चली गई। और जब हमारी थिंकिंग स्किल चली गई तो मेजॉरिटी थिंकिंग पीपुल क्या हो गया? ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी अनथिंकिंग पीपुल में बन गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये जो मनुस्मृति में हमारे आज के टॉपिक का पर्पज, व्हाट वाज द रीजन या व्हाट वाज द पर्पज फॉर क्रिएटिंग मनुष्य कास्टिज्म, तो कास्टिज्म को पैदा करने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या मतलब जिनके कारण थे, जिनकी वजह से ये मनुस्मृति या कास्टिज्म सिस्टम लागू किया। तो दोस्तों आप देखिए, अब यहां पर ये आता है कि पर्पज ऑफ क्रिएटिंग कास्ट, मतलब ये, अब थोड़ा सा यहीं पर मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा कि एक्चुअल में जब ये कास्ट सिस्टम शुरू किया था, कास्ट से पहले वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था थी तो उसमें एक जो जिसको आप वो कहते हैं, जिसको जनेऊ प्रकरण कहते हैं, या जो जिसको कहते हैं कि उसका जब स्कूल जाता था यज्ञोपवीत कहते हैं, पता नहीं क्या उसका नाम दिया जाता था, जो उसको यज्ञोपवीत किया जाता था। यानी बच्चे को ये किया जाता था कि अब ये पढ़ने के लिए जा रहा है तो इसको यज्ञोपवीत, और यज्ञोपवीत का किसके कोई केवल अधिकार दे दिया गया? पहले तो वो सबके लिए था, सारे बच्चे यज्ञोपवीत होकर के जाते थे, वो आगे पढ़ने के लिए जाते थे, और वहां पर उसका स्कूल जाने से पहले उसका होता था संस्कार।
लेकिन ब्राह्मणों के दिमाग में ये खुराफात सूझी कि प्रत्येक 4 वर्ष पीछे वो मनवंतर जो सिस्टम था उनके तहत वो हमारा वर्ण जो था बदल जाया करता था, यानी उसके कार्यों की उसकी योग्यता अनुसार अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं पिछले 4 वर्ष में और उसने अच्छी अपने आप को तरक्की की है तो उसका वर्ण बदल जाया करता था। प्रत्येक 4 वर्ष के ऊपर पीछे आगे मतलब 4 वर्ष के बाद उसका वर्ण व्यवस्था बदलने का चांस होता था कि अगर उसके कर्म अच्छे होंगे तो वो बदल सकता है, ऊपर के वर्ण में आ सकता था। लेकिन ब्राह्मणों के अंदर में जब ये अंदर से ये खुराफात सूझी कि कहीं हमारा बच्चा अगली बार ब्राह्मण वर्ण से निकल करके कहीं शूद्र वर्ण में या वैश्य में या क्षत्रिय वर्ण में न चला जाए, इसलिए उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था में चोर रास्ते से इसको जन्मांतर करने की मुहिम चला दी और उन्होंने एक तरह से मनुष्य को स्टरलाइज कर दिया। स्टरलाइज करने का मतलब है कि मैं केवल अगर शूद्र हूं तो शूद्र ही पैदा कर सकता हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय पैदा नहीं कर सकता। मुझे स्टरलाइज कर दिया गया, मेरी सिचुएशन को मुझे रिवाइटलाइज कर दिया, मतलब डिवाइटलाइज कर दिया। डिवाइटलाइज करने से मेरा क्या हो गया, मेरा जो सिस्टम यानी मैं एक स्टरलाइज बन गया, मैं बधिया हो गया। मैं केवल और केवल अपने ही वर्ण को पैदा कर सकता हूं। मैं दूसरा मनुष्य जाति का जो दूसरा वर्ण था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो मैं नहीं पैदा कर सकता, या कोई भी वर्ण किसी दूसरे वर्ण को पैदा करने की अयोग्य घोषित हो गया। इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। तो ये जो खुरापात सूझी, ये खुरापात से उनको कारण क्या थे, उनके दिमाग में खुराफात आने के, ये खुराफात ही उनके इस जाति व्यवस्था को पैदा करने के कारण है। पहला कारण इसमें क्या था कि पहले जो अपना वर्ण था, अपनी जिन्होंने अपने आप को ब्राह्मणों ने अपने आप को श्रेष्ठ जो घोषित कर दिया था और श्रेष्ठ घोषित करने के बाद अपने को एंक्लोज्ड कर लिया, इनसाइड द सर्किल या इनसाइड द बॉक्स कर लिया और अपनी घटिया चीजों को जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा विवाह न होना, कर्म कांड, मृत्यु भोज, बहुत सारी ऐसी उनकी जो गंदे प्रथाएं थी, घटिया प्रथाएं थी, जिन्हें पाखंड या कुप्रथाएं कह सकते हैं, वो सारी की सारी अपने आप को श्रेष्ठ बता के अपनी प्रथाओं को भी श्रेष्ठ बता दिया और अपने आप को एंक्लोज कर लिया या इनसाइड द बॉक्स कर लिया। और इसके करने के पीछे क्या वो तो मन में विचार था, विचार ये था कि हम हमेशा हमेशा के लिए श्रेष्ठ बने रहें और हमारा जो श्रेष्ठपन है वो जो श्रेष्ठ रहेंगे तो बाकी नीचे के वर्ण जो है हमारे अधीन रहेंगे और इन पर हमारा आधिपत्य बना रहेगा, इन पर हमारा हुक्म और सत्ता चलती रहेगी। तो पहला तो ये कारण था कि अपने जिसको सवर्ण क्लास कहते हैं, सवर्ण क्लास को बेनिफिट देना, सवर्ण क्लास को बेनिफिट देना या उसकी सुपरमेसी शो करना, उसको हमेशा हमेशा के लिए सुपरमैन में कन्वर्ट कर देना। एक तो ये। दूसरा कारण क्या था कि बहुजनों को हमेशा हमेशा के लिए इंफीरियर या उन्हें एक अवर्ण क्लास में हमेशा अवर्ण ही रहने देना, वो कभी भी सवर्ण की ओर न अग्रसर हो पाए या वो कभी भी सवर्ण न बन पाए, उन्हें हमेशा जन्म जन्मांतर तक अवर्ण बनाए रखना। उनको यानी उनकी गुलामी कौन करेगा, ये उनके दिमाग में थी कि अगर ये लोग सवर्ण की कैटेगरी में आते रहे या इनका वर्ण बदलता रहा तो हमारी जो सुपरमेशी है वो खत्म हो जाएगी। तो इनकी सुपरमेशी को हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया जाए। तो जो बहुजन समाज को विक्टिमाइज करने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए, सप्रेस और विक्टिमाइज करने, उनका शोषण करने के लिए और शोषण करने के लिए उन्होंने इस जाति को बनाया। पहला तो अपनी सुपरमेसी जाहिर करने के लिए या अपने सवर्ण समाज को फायदा पहुंचाने के लिए इसका बनाया। दूसरा, उन्होंने बहुजन समाज को या शूद्र समाज को, आज की डेट में हम जिसे बहुजन कहते हैं, उस शूद्र समाज को उन्होंने हमेशा हमेशा शोषण करने के लिए, शोषण का शिकार बनाए रखने के लिए बनाया। अब तीसरा जो वो क्या होता है, केवल वो हमें हमसे अपनी सेवा ही करवाने तक सीमित रखते तो कोई बात नहीं थी,
लेकिन सदियों सदियों के लिए गुलाम बना करके हमारे जीवन को एक नारकीय जीवन में कन्वर्ट कर दिया। ये कितना बड़ा जघन्य उन्होंने कांड किया है, इसके लिए वो कभी भी माफी के लायक नहीं है। तो इनके लिए सबसे बड़ा, इसके लिए हमारा जो कारण क्या है कि हमेशा हमेशा के लिए हमको गुलाम बनाए रखना, ताकि उनकी ताबेदारी या उनकी सत्ता हमारे ऊपर चलती रहे। तो ये जो कारण था कि हमें सदियों सदियों के लिए गुलाम बना के, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। वो एक बहुत बड़ा रीजन क्या था कि दे वर लेस इन देयर नंबर, वो संख्या में कम थे, वो हमारे मूल निवासी या बहुजनों की आबादी के उसमें अनुपात में वो बहुत कम थे, हमारे सापेक्ष वो संख्या में बहुत कम थे। और वो संख्या में कम होने के कारण उन्हें ये हमेशा खतरा था कि कभी भी ये बहुजन समाज के लोग या ये मूल निवासी लोग, क्योंकि संख्या में ज्यादा है, कभी भी हमारे को रिउंड कर सकते हैं, कभी भी हमारे ऊपर सत्ता चला सकते हैं, हमको अपने जैसा, हम इनको नीचे बना के रख रहे हैं, ये हमको कभी भी ऐसे करके हमारे ऊपर भी सत्ता हासिल कर सकते हैं। और ये ज्यादा है इसलिए कर लेंगे, इसलिए इनको हमेशा हमेशा के लिए इनसे इन चीजों को छुड़ा लिया जाए। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को हमसे छुड़ा लिया और हमारा सुरक्षा का अधिकार भी छुड़ा लिया और हमारे से संपत्ति भी छुड़ा ली, और उन्होंने हमको कहां धकेल दिया? गुलामी के दलदल में हमेशा हमेशा के लिए धकेल दिया। और एक और कारण मैं अभी यही बताता हूं कि ऐसा होता है कि ये जो जाति व्यवस्था थी ना भारतवर्ष में, और दूसरे देशों की जो जाति व्यवस्था थी या वहां की जो गुलामी की जो कल्चर थी, उन दोनों में फर्क था। देखिए, और देशों में भी गुलाम प्रथा थी, आपको मालूम है, हफ्सी और निग्रो ये गुलाम जातियां ही हुआ करती थी। अमेरिका में ये सारी गुलाम थी, इंग्लैंड में भी गुलाम प्रथा थी, और ये बहुत सामंतों के जमाने से गुलामी प्रथा चली आ रही थी। लेकिन यहां पर यह सोचने वाली बात थी कि वो लोग गुलाम थे, लेकिन वो शारीरिक गुलाम थे। वो लोग शारीरिक गुलाम थे और उनको बेड़ियों में जकड़ के रखा जाता था, क्योंकि वो मानसिक रूप से पूर्ण रूप से आजाद थे। और वो मानसिक रूप से आजाद होने के कारण वो कभी भी क्रांति कर सकते थे, अपने हाथ पैरों का, दिमाग का प्रयोग करके आजाद हो सकते थे, इसलिए उनको बेड़ियों में रखा जाता था। लेकिन हमारे भारतीयों को शिक्षा, सुरक्षा और संपत्ति छुड़ाने के बाद, खासकर हमारी शिक्षा जिसमें सोच विचार करना और इमोशनल इंटेलिजेंसी और शिक्षित होना, ये तीनों चीज शामिल थी, हमसे छुड़ा करके हमारी सोच विचार करने की शक्ति की छीन ली। और सोच विचार शक्ति छीनने के कारण हम क्या हो गए? मानसिक गुलाम। यानी हमको मानसिक गुलाम बनाने का जो मुख्य कारण था, वो उनका उद्देश्य था, वो ही उनका पर्पस था कि इनको मानसिक रूप से गुलाम बना के रखा जाए, ताकि इन्हें पता ही नहीं लगे कि आजादी क्या है और फ्रीडम क्या होती है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, इनको ये समझ ही ना पाए। इनकी सोच विचार करने की हमसे जो हमारी शिक्षा के थ्रू हमारा सब कुछ छीन लिया गया, तो ये उनका पर्पस था। ये पर्पस सबसे बड़ा खतरनाक पर्पस था कि हमें हमेशा हमेशा के लिए मानसिक गुलाम बना के रखा जाए। और मानसिक गुलाम बनाए रखने के लिए, क्योंकि पुष्यमित्र बृहद्रथ के जमाने में जानता था कि उसके यहाँ पर जो शिक्षा पद्धति है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंसी और थिंकिंग स्किल जैसे विषय कंपलसरी हैं, और ये जब तक इस समाज में रहेगा या मूल निवासी समाज यहाँ का जब तक थिंकिंग स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंसी में एक्सपर्ट रहेगा या शिक्षित रहेगा, तो ये कभी भी गुलाम नहीं हो सकता। कम से कम ये मानसिक रूप से तो गुलाम नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ा जो कारण था हमको हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखने का, ये उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। तो उन्होंने एक अपने दिमाग में खुरापात सोची। उन्होंने कहा ये जाति बना दो। जाति को बनाना यानी क्रिएशन ऑफ कास्ट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट टू मेंटेन कास्टेज इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। ये मनुवादी लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी कर लिया था कि केवल एक बार जाति बनाना यही कठिन काम है, और इस जाति को अगर हमने बना दिया
तो हम इसको मेंटेन करने में सफल हो जाएंगे। क्यों सफल हो जाएंगे? क्योंकि हमने इनकी शिक्षा व्यवस्था को जबरदस्ती बलात् छीन लिया है, अज्ञानता इनके ऊपर थोप दी है। और थोपने के साथ साथ एक चीज और की, कल्चर ऑफ फियर। आप इस वर्ड को नोट कीजिएगा, कल्चर ऑफ फियर। जाति के दो बहुत बड़े विषम रूप हैं, विषम जो जिनकी जो अवगुण हैं जाति के, वो क्या है? एक तो हमारे ऊपर बलात् इसे थोप देना यानी फोर्स्ड इग्नोरेंस, और दूसरा क्या? जो कल्चर ऑफ फियर है, एक भय पैदा कर देना। आज के समाज में भी हम जो पढ़ लिख गए उनकी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारा अधिकांश समाज अपनी जाति को बताते हुए भी डरता है, अपनी जाति को बताते हुए उसमें आदि शक्ति हो जाती है। इट इज ए कल्चर ऑफ फियर, यानी फोर्स्ड इग्नोरेंस के साथ साथ क्या है? कल्चर ऑफ फियर। एक डर की भावना हमारे अंदर भर दी गई, और यह डर की भावना पैदा करना ये ही उनका उद्देश्य था कि अगर ये डरे रहेंगे, इनकी हमने इन पे बलात् अज्ञानता जो थोपी है, अगर हम इनको डरा धमका के रखेंगे, इसीलिए तो उन्होंने 3 तरह का हमारे ऊपर बलात् इग्नोरेंस थोपी थी। आपको पता होना चाहिए। एक तो वो बलात् इग्नोरेंस थी भाई जो हमको उन्होंने थोपी और हमने मान ली इमिटेट होकर के, वो तो हमने स्वेच्छा से मान ली। दूसरा, हमको उन्होंने अगर हमने नहीं मानी तो हमको क्या है? उनको कुछ पनिशमेंट, हम पे कुछ बंधन लगा दिए, कुछ हमको दंड की व्यवस्था कर दी। और तीसरा, जब हमने बिल्कुल नहीं माना, या हम जिन लोगों ने उनकी बात को न वो डरे और न उन्होंने उसकी बात को माना, तो उन्होंने उनको किक आउट कर दिया, या उनको देश निकाला दे दिया, या उन्होंने अपनी उससे आबादी से बाहर कर दिया। जैसे कि आज के लोग जो आदिवासी जिनको हम कहते हैं, या जिनको हम एसटी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, ये सब पीछे ये बहुत बड़ा जो कल्चर ऑफ फियर का जो उन्होंने थोपा हमारे ऊपर, ये बहुत बड़ा कारण था, ये बहुत बड़ा उनका पर्पस था कि अगर हम इनको डरा धमका के रहेंगे तो ये डरे रहेंगे, तो ये मानसिक रूप से डेवलप होकर के क्रांति नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने हमारी मानसिक जो वो क्रियाविधता वो छीन ली, हमारी जो थिंकिंग स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंस छुड़ा ली, लेकिन फिर भी उन्हें डर था कि बाय द वे किसी कारण बस अगर इनका मानसिक थोड़ा स्तर ऊपर हुआ तो क्या होगा? ये लोग क्रांति कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने हमको डराना धमकाना, कल्चर ऑफ फियर, ये भी हमारे ऊपर लादा। ये उनका बहुत बड़ा पर्पस था। देखिए, जो आदमी संख्या में कम होता है, ताकत में कम होता है, वो उन साधनों का प्रयोग करता है जिससे कि सामने वाले को गफलत में रखा जा सके, या उसको अज्ञानी बना करके रखा जा सके, या उसको अगर वो अज्ञानी और गफलत में नहीं रह सकता तो उसको जबरदस्ती डरा धमका के रखा जाए। तो ये जो फोर्स्ड इग्नोरेंस और कल्चर ऑफ फियर जो है ना, ये बहुत बड़े उनके पर्पस थे। मनुवादियों, या जिनको हम कहें कि ब्राह्मणवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारे ऊपर जबरन डर दिखा करके और अज्ञानता थोप दें ताकि ये सदियों तक गुलाम बने रहें। अगर इन्होंने क्रांति कर दी तो ये हमारे को रिउंड कर देंगे, या हमको बाहर कर देंगे, हम जिधर से आए ये हमको उधर वापस भेज देंगे। इसीलिए उन्होंने कल्चर ऑफ फियर भी साथ में बनाया। अच्छा, एक और इसके बाद मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बोलना चाहूंगा कि और वो ये सब संभव कैसे होता अगर हम कास्ट नहीं बनाते। वेरियस टाइप्स ऑफ कास्ट बनाने का कारण क्या था? इतने बड़े समाज को डराव है और अज्ञानता कब तक थोपी जा सकती है? जब हम उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दें, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दें। इसीलिए उनका एक पर्पज और था कि इनमें ग्रुपिज्म पैदा कर दिया जाए, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाए। इतने बड़े मूल निवासी समाज को एक छोटे छोटे ग्रुप्स में, इसीलिए उन्होंने जो बार बार हमारे कल्चर में, इसमें कास्ट ऑफ कल्चर में आता है कि 6743 में हमारे शूद्र समाज को उन्होंने बांट दिया। वो जो बांटना था वो दैट वाज द क्रिएशन ऑफ ग्रुपिज्म, स्मॉल ग्रुपिज्म। कास्ट क्या है? वो एक स्मॉल ग्रुप, ये नाई है, ये धोबी है, ये कुमार है, ये खटीक है, ये वाल्मीकि है, ये सारी छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देना। तो ये जो ग्रुपिज्म था, ये अनवॉलंटरीली ग्रुपिज्म, इसको क्या कहेंगे? अनवॉलंटरीली ग्रुपिज्म।
तो हम लोग स्वेच्छा से नहीं ग्रुपों में बटे, उन लोगों ने हमको बांटा। और बांटा किसके लिए बांटा? वो कल्चर ऑफ फियर पैदा करके, और एक दूसरे का इतना बड़ा जो कहते हैं ना गलत फहमी पैदा करवा के बीच में, उनके बीच में डिफरेंसेस की दीवार, जो डिफरेंसेस की दीवार थी इतनी गहरी कर दी ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन बने रहे, या इनमें आपसी फूट बनी रहे, और एक दूसरे को दूसरे का दुश्मन एक एग्रेसिव स्टेज में ला दिया। एग्रेसिव स्टेज में जैसे कि ओबीसी हैं वो एससी एसटी के दुश्मन बना दिए, एससी को एसटी का दुश्मन बना दिया, है ना। और उनमें भी आपस में, ये तो बाबा साहब का मेहरबानी है, ज्योतिबा फूले की मेहरबानी है, उन्होंने हमारे ओबीसी समाज को, जिसको एससी समाज कहते हैं और एसटी समाज कहते हैं, इन सबकी व्यथा को, इन सबकी वेदना को समझ करके अपने सोच विचार से ये जानने की कोशिश कर ली कि ये ब्राह्मणों का एक दुष्कर्म है या दुष्कृत्य है, जिसके कारण इन्होंने हमारे समाज को छोटे छोटे स्मॉल ग्रुपिज्म पैदा कर दिया है। हमारे समाज में जो ग्रुपिज्म है, हमें छोटी छोटी जातियों में तोड़ करके इन्होंने हमारी शक्ति को छीण कर दिया है, और हमारी शक्ति को छीण करने के कारण हम इनका पूर्ण रूपेण अपोजिशन नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखिएगा, अगर हम सवर्ण को लें, सवर्ण 15% है ना, और ओबीसी, एससी और एसटी के ये लोग अलग अलग जातियों में बट के 6043 में, अगर इनको टुकड़े टुकड़े करें तो कोई 1% आएगा, कोई 2% आएगा, कोई आधा % आएगा। तो इस तरह वो जो छोटे छोटे ग्रुप बन पाएंगे, और वो ग्रुपिज्मों में आपस में यूनिटी नहीं होगी, तो वो इस सवर्ण समाज का कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये रीजन जो था उनके अंदर, ये बहुत बड़ा कारण उनके दिमाग में बिठा दिया गया था और बना दिया गया था। और ये जो 6743 जातियों का जो कंसेप्ट है, ये इसी कारण था, ये उनका एक पर्पज था, एक जानी मानी सोच थी, एक साजिश का हिस्सा था। और एक और कारण में एक और पर्पज है, एक और रीजन है इसको क्रिएट करने का, कि मनुवादियों ने या ब्राह्मणवादियों ने जो अपने ब्राह्मणी ग्रंथ, जिन्हें आप शास्त्र, वेद, पुराण, स्मृति आदि के नाम से जानते हैं, ये जो ब्राह्मणी कल जो शास्त्र हैं, ये शास्त्रों में जो इन्होंने खसड़ पसड़ भर रखी है, जो गंध भर रखा है, जो कल्पोल कल्पित जो इन्होंने विचार और थीम भर रखे हैं, आपको हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखने के लिए, अगर ये इन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो ये अज्ञानी बने रहेंगे, तो इन शास्त्रों में क्या लिखा है ये नहीं जान पाएंगे, और नहीं जान पाएंगे तो कभी भी इनके दिमाग में रिवॉल्यूशन या प्रतिक्रांति की बात नहीं आएगी। क्योंकि उनके द्वारा क्रांति जो थी वो प्रतिक्रांति का रूप था। जो सम्राट अशोक के जमाने में या मौर्य काल में जो उनका जो डिप्रेशन था, जो उनका दबा होना या उनकी ब्राह्मणीवाद का सफाया हो जाना या बहुत नीचे गर्त में चले जाना, ये उनका बहुत बड़ा दर्द था, दुख था। तो इस दुख के कारण उन्होंने छोटे छोटे ग्रंथ या बड़े बड़े ग्रंथों की जो रचना कर रखी थी, और उस रचना में इतनी गंध भर रखी थी, इतनी गंध भर रखी थी कि कभी अगर ये पढ़ने लिखने वाले भी बने कभी आगे आकर के, तो हमारे इन वेद और शास्त्रों, स्मृति, पुराणों को पढ़ेंगे तो फिर ये बेवकूफ के बेवकूफ बने रहेंगे। उनको बेवकूफ बनाने का जरिया भी उन्होंने शास्त्रों और पुराणों को बना दिया, और हमें जातियां बना करके उन शास्त्र और पुराणों से वंचित कर दिया। और क्या कह दिया कि केवल सवर्ण वर्ण के जो लोग हैं वो ही केवल वेद और पुराणों का अध्ययन कर पाएंगे या जान पाएंगे। नीचे का जो अवर्ण समाज है वो हमारे शास्त्रों को भी नहीं पढ़ पाएगा। तो देखिएगा कितने सारे कारण इस जाति प्रथा को करने के लिए मौजूद है हमारे दिमाग में। अच्छा, इसके अलावा भी नो इक्वालिटी, नो लिबर्टी, नो फ्रेटर्निटी, नो जस्टिस। अगर इन लोगों को न्याय मिला, इन लोगों को समानता मिली, इन लोगों को आजादी मिली, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, भाईचारे में अगर ये रहने लगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे पुनर्गठित होकर के हमारा
सफाया कर सकते हैं, हमारे प्रतिरोधी के रूप में सामने आ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि ये जब धीमे धीमे समय परिवर्तन होता है, युग युगांतर तक कोई आदमी एक जैसा नहीं रह सकता। धीमे धीमे दिमाग का विकास, समय का विकास, प्रौद्योगिकी का विकास, धीमे धीमे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मनुष्य के दिमाग को बदलने के लिए कारक का काम करते हैं, प्रेरक का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये मनुवादियों के दिमाग में था कि इनको लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की भावना जब इनके अंदर आएगी तो ये लोग इसकी डिमांड करेंगे, और जब इनकी डिमांड करेंगे तो हम इनको टुकड़ों टुकड़ों में इस तरह बांट दें, इनको जाति में बांट दें। अगर हमने इनको जाति में नहीं बांट पाए तो हमारा ये जो षड्यंत्र है ये सफल नहीं हो पाएगा। ये षड्यंत्र हमारा बहुत जल्दी ही टूट जाएगा। इसलिए इनको एनक्लोज्डनेस में रखा जाए, इनसाइड द बॉक्स रखा जाए। तो उन्होंने हमको भी छोटी छोटी जातियों में एनक्लोज कर दिया। यानी वो लोग तो एनक्लोज हो ही थे, उनका तो एनक्लोज माइंडसेट था ही था, और उन्होंने छोटी छोटी जातियों में हमको बांट करके हमें भी एनक्लोज माइंडनेस का, हमें भी उसका शिकार बना दिया। आप देखिए कि जो एनक्लोज माइंडनेस का, जो एनक्लोज माइंडेडनेस है, ये जो फैक्टर है ये उनको तो एनक्लोज माइंड सेट में कन्वर्ट करता ही करता है। हमारी जो जातियां हैं, जो इंडिविजुअल जातियां हैं, वो भी एक एनक्लोज माइंड सेट का शिकार बनती है। आपको इसको मैंने कहा ना, जाति दो धारी तलवार है, ये साली दोनों धार से काम करती है। तभी तो मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि मुझे इन दोनों धारों का प्रयोग करना सीखना पड़ेगा, और मैं अगर इन दूसरी धार का प्रयोग अपने फायदे के लिए कर सकूंगा तो मैं इस जाति का प्रयोग करके मैं दूसरी धार का इसका प्रयोग करूंगा और अपने हित के लिए करूंगा। तो वो जो दुधारी तलवार है, वो मैंने कहा ना कि देखो, वो तो एनक्लोज माइंड सेट का शिकार थे ही थे। वो हमें छोटी छोटी जातियों में बांट करके उन्होंने हमें जो एनक्लोज माइंड सेट का शिकार बनाया, वो भी एक बहुत बड़ा उनके पीछे रीजन था। और ये जो इमिटेशन का लॉ था, जानते थे कि अगर हमने इनको छोटी छोटी जातियों में नहीं बांटा तो लॉ ऑफ इमिटेशन इन पे नहीं लगी, हमारा अंधानुकरण नहीं कर पाएंगे, ये हमारा अंधानुकरण नहीं कर पाएंगे। चाहे बेशक एक ये मूल निवासी समाज इकट्ठा बना रहा, एक का एक बना रहा, तो एक मेजॉरिटी के सामने हम कम संख्या वाले अपना जो मतलब वर्चस्व कायम नहीं रख पाएंगे। तो जो लॉ ऑफ इमिटेशन है वो यहां पर इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके इनको बेवकूफ बनाना आसान होगा, और बेवकूफ बना करके एक दूसरे के एंटी बनाना भी आसान होगा। तो एनक्लोज माइंड सेट और लॉ ऑफ इमिटेशन दोनों को कारगर बनाने के लिए, दोनों को लागू करवाने के लिए उन्होंने इनको छोटी छोटी जातियों में बांटा। और छोटी छोटी जातियों में बांटने से क्या हुआ कि मनुष्य एक स्टरलाइज हो गया, जो ह्यूमैनिटी थी वो स्टरलाइज हो गई। भारतवर्ष की जो जाति व्यवस्था के कारण जो समाज था वो स्टरलाइज हो गया। यानी एक समाज पूरी मानव जाति को पैदा करने वाला नहीं रहा। मानव जाति, वो एक जो मनुष्य जो था वो क्या बन गया, मैन को स्टरलाइज करके कि एक जाटव है तो जाटव पैदा कर पाएगा, धोबी है तो धोबी पैदा कर पाएगा, खटीक है तो खटीक पैदा कर पाएगा। वो एक इंसान पैदा नहीं कर पाएगा, वो पूरी मानव जाति का एक मानव पैदा नहीं कर पाएगा। उसे स्टरलाइज कर दिया, और स्टरलाइज करना भी उनके लिए, क्योंकि वो फायदे का सौदा था, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था मनुष्य को स्टरलाइज करके अपने मतलब उस व्यवस्था को, उसको जो अपनी जो सुपरमेसी थी उसको कायम करने का ये तरीका था कि उनको छोटी छोटी जातियों में विभक्त करके हम बहुजन समाज को हमेशा हमेशा के लिए कमजोर बनाया जाए, इनको दास बनाए रखने के लिए मजबूर किया जाए। उसके लिए चाहे हमें बैकअप कल्चर ऑफ फियर का प्रयोग किया उन्होंने, और साथ साथ हमारे को जो एनफोर्स्ड जो इग्नोरेंस हमारे ऊपर लाद दी। और ये सब करने के कारण, क्योंकि वो चाहते थे कि हम कभी भी थोड़े मतलब समर्थ न हो पाए, इनको जवाब देने के लायक न बन पाए। तो ये सारे के सारे कारण थे इस जाति व्यवस्था को बनाने के लिए। मैंने कोशिश की आपको पूरा बताने के लिए। फिर भी अगर कोई सज्जन कोई चीज कहीं पर मेरे से रह गई हो या मुझसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो दे आर मोस्ट वेलकम। मैं उन्हें प्रयास करूंगा उनको संतुष्ट करने का। धन्यवाद।
थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से हमें आज के इस सब्जेक्ट के ऊपर वक्तव्य दिया। धीमन श्याम सुंदर जी हमारे पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में जॉइंट सेक्रेटरी भी है और ट्रेनिंग ऑपरेशन के सेक्रेटरी भी है। धन्यवाद सर। हमारे कोई भी सहकारी अगर क्वेश्चन रखना चाहेंगे, आपको कोई भी प्रश्न हो आज के इस टॉपिक के ऊपर, तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं और अनम्यूट भी कर सकते हैं। मैडम सबको अनम्यूट ऑप्शन दे दीजिए। जी जी सर। जी जी सर, मेघ सिंह जी। जी सर, अनम्यूट करें। हाँ मेघ सिंह जी, यस सर, वेलकम सर। इन सभी सहकारियों के आदरणीय निर्देश श्याम सुंदर जी ने जो कास्ट के ऊपर अपना विशेष विचार व्यक्त किया है, बहुत अच्छा है। मैं इसमें एक जानकारी एक्स्ट्रा और लेना चाहता हूं कि जो वेद पुराण और शास्त्रों के बारे में जो चर्चा की है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर कर दिया जाए। हाँ यस, थैंक यू, वेलकम मेघ सिंह जी। मेघ सिंह जी, ऐसा था, आदमी को मूर्ख बनाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, मतलब काबू करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, एक तो शारीरिक रूप से और एक दिमागी रूप से। किसी भी आदमी को कंट्रोल करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो शारीरिक रूप से और एक दिमागी रूप से। देखिए शारीरिक रूप से क्या है, कल्चर ऑफ फियर। आप उन्होंने हम पर जबरदस्ती हमको डरा धमका के, भय का वातावरण बना करके हमें वो शारीरिक रूप से गुलाम बनाने का कारण था। ठीक है, हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए क्या किया, एक तो हम पर एनफोर्स्ड इग्नोरेंस ला दी, अज्ञानता ला दी, और उनके दिमाग में ये रहा कि कभी भविष्य में अगर ये पढ़ने लिखने वाले बने भी, चोरी चुपके से अगर इन्होंने किसी भी तरह तो वो जो शिक्षा करने का कुछ सीख भी लिया, तो जो ये पढ़ेंगे तो हम इनके सामने वो चीज रखें जो उसमें उलझ करके फिर हमारी ही व्यवस्था को माने। ये होता है वेद और शास्त्र बना करके उन्होंने हमें वहां पर भी एनक्लोज कर दिया। उन्होंने वो चीजें नहीं लिखी जो हमारे दिमाग को विकसित करने के लिए कारण, मतलब देखो थ्री टाइप से उन्होंने हमारे अधिकार छीने। पहला अधिकार था हमारा प्रिवेंशन, मना ही कर दिया उन्होंने हमारे को, सुरक्षा के अधिकार से मना ही कर दी, मतलब हमें उन्हें क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, प्रिवेंट ऑफ डिफेंस सिस्टम, कि आप अपनी आत्मरक्षा का उनको आपको कोई अधिकार नहीं है, आप हथियार नहीं रख पाएंगे, ये उन्होंने प्रिवेंट कर दिया, हमको प्रिवेंशन है। दूसरा उन्होंने डिनाइल कर दिया, डिनाइल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्या थी, ये डिनाइल थी, उनके द्वारा अज्ञानता हमारे, तो उन्होंने जान के ये कह दिया कि हम आपको शिक्षा नहीं देना चाहते, ये डिनाइल था। और तीसरा था डिप्राइव कर दिया, हमारी प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर दिया, छीन ली हमसे जबरदस्ती। तो ये जो तरीके हैं ये सब क्या है, ये एक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो जो शारीरिक रूप से, तो जो हमारे को भय का वातावरण बना करके, डरा के धमका के, हमको इवन हमको पढ़ने लिखने पर हमारी जिब्बा काटना, हमारे को देश निकाला दे देना नहीं मानने पर, हमारे को यातनाएं देना, हमको प्रताड़ना करना, प्रताड़ित करना, ये सब क्या था, हमारे को शारीरिक रूप से भय का वातावरण बनाना। और हमारी जब दिमागी अगर बाई दबे, हम दिमागी रूप से भी हम पैदल बने रहे, तो उन्होंने ग्रंथ, वेद, पुराण, ये सब, बाबा साहब ने क्यों ऐसी थोड़ी कह दिया इन वेद पुराणों को कि इनको डायनामाइट लगा के उड़ा दो, हिंदू धर्म के शास्त्र, क्योंकि वो उन्हें इस डिफरेंस को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को, ये जो वेद पुराण जो है, इनको उनके उस डिफरेंस को या उनके उस अवर्ण और सवर्ण के भेद को लागू करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। ये ग्रंथ जो है, जितने भी वेद पुराण, इनकी स्मृति जो इनकी जो है सारी जो इन्होंने बनाई है, वो सारी की सारी इनको डिफरेंस क्रिएट करके उसको मेंटेन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी इनके वेद पुराण कहते हैं कि शूद्रों को सेवा करनी चाहिए,
ब्राह्मण पूजने के योग्य है, क्षत्रिय ये काम करेगा, वैश्य ये काम करेगा। यानी इनके वेद पुराणों में इन्होंने वही चीज भर दी कि अगर ये जागृत हो भी जाए तो पढ़े भी तो ये उन्हें वही पढ़ने को मिले जो हम इनको अंधा बना करके, बेवकूफ बना करके पढ़ाना बताना चाहते हैं, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए गुलाम रहे। ये कंसेप्ट था। यानी हर फील्ड में आपको एनक्लोज्ड माइंडसेट का शिकार बना देना। ये जो वेद पुराण हैं उनको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए उन्हें प्रेरणा देते हैं कि आप इनको, कहते हैं ना कि आपने कभी कभी देखा होगा कि इन शूद्रों को तो दबा के रखो, नहीं तो ये सिर की पैर की जूती सिर पे आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। ये बहुत यदा कदा आप देते हैं, ये लोग स्टेटमेंट देते रहते हैं। ये सब क्या है? ये सब इनके शास्त्रों से इनको मिलता है, शास्त्रों से इनको प्रेरणा मिलती है, और ये इनकी प्रेरणा हमारा दमन का कारण होता है। ये हमें दमन करने की प्रेरणा अपने शास्त्रों से लेते हैं, क्योंकि इनके पास इस समय कोई ऐसा प्रचारक तंत्र तो है नहीं कि ये हमें दमन करने के लिए उनको हमेशा प्रचार करते रहे, क्योंकि ये कानूनी इस पर रोक लग गई है। कानूनी संविधान बनने के बाद ये जो अनटचेबिलिटी या डिफरेंस क्रिएशन जो है, इस पर जो रोक लगी हुई है, तो अब इस रोक से बचाव करने के लिए इलीगली ये शास्त्र और पुराणों का सहारा लेते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें भी उसमें यही पढ़ाया जाएगा कि डोल गमार शूद्र पश नारू ये सब ताड़न के अधिकारी है ना, और ये भी पढ़ा जाएगा कि पूजो विप्र ज्ञान गुण हीना, पूजो न शूद्र ज्ञान प्रवीणा। ये सब इनके वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है। तो ये उनको प्रेरणा देते हैं और हमारे को नीचा बनने की प्रेरणा देते हैं। तो ये दूसरा जो मेंटल रीजन हम इसको कह सकते हैं कि हमें ये मानसिक रूप से गुलाम बनाने रखने का। शारीरिक रूप से हम गुलाम नहीं है, क्योंकि वो हमको लीगली संविधान के थ्रू आजादी मिल गई है। शारीरिक हम उनके गुलाम नहीं है, लेकिन ये हमको मानसिक गुलाम बनाए रखने के लिए वेद पुराण और शास्त्रों का सहारा लेते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है। थैंक यू। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। निर्मला पारगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैडम आप अपना क्वेश्चन रखें। आप अनम्यूट करें, मैं आपको कमांड देती हूँ। जी, मेरा ये प्रश्न है कि ये वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के समय बाद शुरू हुई या उससे पहले ये मौजूद थे? ये किसके पहले? सम्राट अशोक के समय के बाद शुरू हुई? नहीं, हाँ, यस, थैंक यू। हो गया पूरा सवाल? हाँ। क्या शुभ नाम है मैडम आपका? मेरा नाम पारगी निर्मला है, मैं गुजरात से हूँ। हाँ निर्मला जी, धन्यवाद आपका। देखिए, ये जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था सम्राट अशोक से पहले भी थी, लेकिन सम्राट अशोक से पहले वर्ण व्यवस्था जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गई थी और जाति व्यवस्था पनप चुकी थी। लेकिन सम्राट अशोक के टाइम पे आकर के ये जाति व्यवस्था तहस नहस हो गई थी। सम्राट अशोक का जो शासन आया, उस शासन के बाद और पूरे मौर्य काल तक बृहदत्त की हत्या तक ये जाति व्यवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में चली गई। जाति व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन मौर्य काल में इसको थोड़ा सा ब्रेक लगा और इसको छिन्न भिन्न किया गया अपने शासन के थ्रू या अपनी अच्छा शासन की जो गुड गवर्नेंस के थ्रू। लेकिन मनुस्मृति जब लागू की गई, जो सुमति भार्गव ने, जो सामवेदी ब्राह्मण था सुमति भार्गव बनारस का, उसके बुला करके जब इन्होंने मनुस्मृति की रचना कराई, तो पुरानी ही जाति व्यवस्था को कठोर रूप में लागू करने के लिए इस मनुस्मृति की रचना की। और मनुस्मृति को लागू करने के बाद पेशवाई ब्राह्मणों ने तो उसको और भी कठोरता से लागू किया। ये हांडी और ये पीछे झाड़ू वाला काम भी पेशवाओं ने किया। तो सम्राट अशोक से पहले भी थी जाति व्यवस्था और सम्राट मनुस्मृति के बाद भी लागू हुई है, लेकिन उसके समय में थोड़ी सी ये कमजोर पड़ गई थी, बस। जी, थैंक यू सर। एचवी सिंह जी, सर आपने अनम्यूट किया था, आपका क्वेश्चन है कोई? एचवी सिंह जी, यूपी से।
सभी को जय भीम। सर मेरा क्वेश्चन है, हेलो जी सर बोलिए। बोलिए सर, बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि सम्राट अशोक से पहले भी जाति व्यवस्था थी। सम्राट अशोक के टाइम में जाति व्यवस्था जो जेन्युइन हो गई या उन्होंने गुड गवर्नेंस कम कर दिया, खत्म कर दिया और उसके बाद फिर लागू हो गई। ठीक है सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे क्या लूज पोल रहे कि जाति व्यवस्था फिर लागू कर दी, उनका इतना गुण, सबको इतना इक्वलिटी सब कुछ देते हुए भी जब आपका उनके अपने शासन में ब्राह्मण की एंट्री होने के बाद उसने वो आपका क्या बोलते हैं, उसने सेना का सभापति बन के और आदेश कर दिया सभी को खत्म कर दिया जाए, बुद्ध इनके बुद्धिस्टों के इनको सबको खत्म कर दिया। ऐसा कुछ सुनने में मैंने पढ़ा है कहीं। आप पूछिए अशोक के टाइम में जो सेनापति तो उसकी एंट्री पे सब कुछ ये व्यवस्था भंग उसने कर दी ना, ब्राह्मण की एंट्री के बाद। आपका सवाल हो गया? लागू एक मिनट सवाल हो गया आपका? तो मेरा कहने का था आज नहीं सर, अभी मैं क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो आज हम कानूनी दायरे में रहते हुए इतना प्रावधान होते हुए भी अब जाति व्यवस्था को कैसे खत्म करेंगे? अभी आज हमारे पे ना तो कोई वर्ण की पाबंदी है, ना ही आपको धर्म की पाबंदी है, ना ही किसी कल्चर की पाबंदी है। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी कल्चर अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन SC ST OBC जितने भी जातियां हैं, जितने भी ये लोग हैं, जितने पढ़े हैं, सारे का तो वही अपना रहे हैं। हिंदू धर्म के जितने क्रियाकर्म हैं वही अडॉप्ट कर रहे हैं, वो तो उसको छोड़ने को राजी नहीं है। ब्राह्मण कब कह रहा है उनसे अपने यहाँ बुलाने के लिए? उसे ब्राह्मण को यही लोग तो बुलाते हैं। सवाल हो गया? ऐसी स्थिति में जाति व्यवस्था कैसे करेंगे? सवाल हो गया आपका? हाँ देखिए, अभी मैंने आपके दो सवाल हैं। एक तो कि ब्राह्मण की जो व्यवस्था थी वो सम्राट अशोक के जमाने में छिन्न भिन्न हो गई, बाद में ये कैसे पनप गई, पहला सवाल ये है। दूसरा ये है, आपने ये पूछा है कि हमारे इतने लोगों को इतनी आजादी होते हुए भी संविधान की जो व्यवस्थाएं, संवैधानिक व्यवस्थाएं, उसके बावजूद भी हम कुछ भी मतलब कर सकते हैं, हमको हर चीज की आजादी है, तो फिर ये क्यों नहीं खत्म हो रही? तो देखिए, पहले सवाल का जवाब कि वो मैंने आपको बोला कल्चर ऑफ फियर। जब बृहदत्त की हत्या की गई तो आपको मालूम है बृहदत्त की हत्या के बाद जब ये सुमति भार्गव को बुला करके ये मनुस्मृति लिखवाई गई और उस मनुस्मृति के नियम और कानूनों को इतनी सख्ती से लागू किया कि कल्चर ऑफ फियर, बार बार मैं इसको कह रहा हूं कि जिस आदमी ने जिसको बौद्ध भिक्षु कहते हैं या बौद्ध धर्म के मानने वाले उपासक वगैरह का कत्लेआम किया हो, बौद्ध भिक्षुओं के एक सिर के ऊपर 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम रखा हो, उन आदमियों को इतना डरा दिया गया, उस सेना का एक वर्ग पूरा का पूरा उन आदमियों की कत्लेआम के लिए निकल पड़ा हो जो हिंदू धर्म का विरोध करेंगे या हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे या जो मौर्य काल के उसको मानेंगे। तो कितना बड़ा फियर, जो कल्चर ऑफ फियर पैदा कर दिया गया। जान पर जब किसी के पे बन आई तो फिर वो नियम कानूनों की बात कहाँ रह जाती है? आप कैसे संभव हो सकता है कि जिसकी जान खतरे में हो और उससे कहा जाए कि तुम इसको नहीं मानो, तो वो कैसे कहेगा कि हाँ मैं मानूंगा? या तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये जो कल्चर ऑफ फियर है, इसको बहुत समझना पड़ेगा। बार बार ये हर बैच में ये सवाल मेरे पे आता है कि सर वो इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी वहां कैसे फिर दोबारा से लागू हो गई। कल्चर ऑफ फियर, जिसको किसी को जान का डर, किसी की पूरी अपनी जिंदगानी को खत्म होने का डर अगर पैदा कर दिया जाए तो वो आदमी मजबूरन बहुत कुछ, जैसे कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज मानते चले आए। आप सोचते हो आज आपकी डेट में नहीं मानने के लिए तैयार क्योंकि आपको संवैधानिक व्यवस्था मिल गई है, लेकिन उन लोगों के सामने संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। मनुस्मृति ही संविधान था, तो उनकी संवैधानिक व्यवस्था में हमारा काम गुलामी करना ही था। तो हम उस संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जाते तो हमारे लिए दंड की व्यवस्था थी।
तो उस दंड की व्यवस्था में हम कैसे अपने आप को सरवाइव कर पाते। तो ये सारा का सारा जो कल्चर ऑफ फियर है, इसने हमको मजबूर किया और दोबारा से जो ब्राह्मणवाद है ना वो पनप पाया। अन्यथा अगर कल्चर ऑफ फियर नहीं होता, चाहे उन्होंने हमारे तीनों चीजें प्रिवेंशन और ये जो कर दिया था उनको, प्रिवेंशन, डिनायल और ये डिप्राइव कर दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। लेकिन जब जान पे किसी के पे आप बनती है ना, तो शायद वो मजबूर हो जाता है कि दुश्मन जो हमसे कह रहा है वो हमें करना पड़े, ऐसा मान के चलिए आप। और दूसरा सवाल ये है कि आज के जमाने में संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद भी आपको देखिए संवैधानिक व्यवस्था है, आपको धर्म की आजादी जरूर है, लेकिन जाति की आजादी नहीं है। अभी भी आपको जाति बदलने की आजादी नहीं है आपको। आप धर्म बदल करके अपनी जाति को छोड़ सकते हैं, अब जाति बदलने की आजादी नहीं है। इसीलिए देखिए बाबा साहब ने इंटरकास्ट मैरिज को ज्यादा सक्सेसफुल इलाज नहीं बताया था। उन्हें मालूम था कि इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद भी दो जातियों के सम्मेलन से एक वर्ण कोई भी पैदा होगा, वो अल्टीमेट या तो वो बाप की जाति का रहेगा या वो माँ की जाति का रहेगा, यानी जाति फिर भी बरकरार रहेगी। इसीलिए वो कारगर नहीं था। तो बाबा साहब ने बहुत चिंतन मनन करने के बाद कहा था कि जो इंटरकास्ट मैरिज है और जो सहभोज की बात थी कि जो आपस में खाना पीना रोटी बेटी का जो होगा, ये कुछ हद तक ये डिकास्ट तो कर सकता है, लेकिन कास्टलेसनेस की स्थिति नहीं ला सकता। इसीलिए इसको उन्होंने पूर्ण रूपेण उसको नहीं माना। तो आपको जाति की आजादी नहीं है। अगर आप हिंदू बने हैं, हिंदू धर्म आपने अडॉप्ट किया हुआ है, तो आपको एक जाति से जाकर के दूसरी जाति में जाने की आजादी नहीं है। आप धर्म बदल करके चले जा सकते हैं। आप हिंदू से मुस्लिम हो सकते हैं, मुस्लिम से बौद्ध हो सकते हैं, बौद्ध से ईसाई हो सकते हैं, और वहां आपकी जो भी कल्चर है वो आपको माननी पड़ेगी। लेकिन आप हिंदू रह करके एक जाति को बदल करके दूसरी में जाते हैं, वो रेल के डब्बे की तरह है और उसमें बीच में इंटरकनेक्शन नहीं है। इंटरकनेक्शन नहीं है आपको जिस डब्बे में आपने, इसीलिए तो मैंने स्टेरलाइज वर्ड यूज किया आपके लिए कि मनुष्य को उसने स्टेरलाइज बना दिया कि एक आदमी एक ही तरह का, एक वो मैं जाटव हूं तो जाटव ही पैदा कर सकूंगा, मैं आदमी नहीं पैदा कर सकूंगा, मैं इंसान पैदा नहीं, मैं मानव पैदा नहीं कर पाऊंगा, मैं ह्यूमन पैदा नहीं कर सकता, मैं केवल जाटव पैदा करूंगा। अगर मैं धोबी हूं तो मैं धोबी पैदा करूंगा, अगर मैं वाल्मीकि हूं तो मैं वाल्मीकि पैदा करूंगा। मुझे स्टेरलाइज कर दिया गया, मेरा बधियाकरण कर दिया गया। थैंक यू। उम्मीद है मेरे सवाल से आप संतुष्ट हो। ओ मैं श्याम जी नहीं ठीक है, नहीं सर मैं जी सर मैं satisfied हूँ आपके जवाब से। इंटेलेक्चुअल क्लास ही तैयार करनी पड़ेगी हमें, तभी जाकर के कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता हाँ ये बात आई ना, ये बात। और ये श्याम जी, श्याम जी आधा मिनट बोलिए। वो मैं थोड़ा सा एडिशन कर, आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। यस सर, मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट एडिशन है। आज के समय में कानूनी व्यवस्था होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी ये है, इसका क्या इलाज है? वो उनका पर्पज ये पूछने का है कि क्या रास्ता हो सकता है इसका। शॉर्ट में एक ही रास्ता है, व्याख्या तो बहुत देर में हो पाएगी, लेकिन हम आपस में थोड़ा सा कॉमन इंटरेस्ट लेके, सारे बहुजन लोग कॉमन इंटरेस्ट को पर्पज बना के, अपना उद्देश्य बना के, अगर आपस में कोऑपरेशन को हम डेवलप कर पाए तो इस चीज को ढीला कर, जाति व्यवस्था को थोड़ा ढीला किया जा सकता है। धन्यवाद। बाद में इसकी व्याख्या ज्यादा समय, ये इसका बेस्ट इलाज यही, आज के यही इलाज है। हाँ रामकिशन जी, ये आगे आएगा। अभी हमारे भाई साहब से बोलो कि ये हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली अटेंड करते रहे, इनको इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा आगे। पीबीएस की प्रोग्राम अपने आप में पूर्ण प्रोग्राम उनको जिज्ञासा, उनकी जिज्ञासा को शांत जी थैंक यू उनकी सर। जिज्ञासा शांत अपने आप होगी। इसमें आगे आने वाले समय में पीबीएसपी के कंटिन्यूअस जो प्रोग्राम है उसमें उनकी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप स्वतः ही हो जाएगा। जी सर, डॉक्टर राम सेवक राज जी सर आप अपना क्वेश्चन रखिए। थैंक यू सर, बोलिए। क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जी सर बताइए। आज के वर्तमान समय में कोरोना वायरस या कोरोना भय, फियर, जब वो निकालते हैं तो कोरोना नहीं लगता है, लेकिन अगर हम मीटिंग करेंगे तो कोरोना लग जाएगा। आज किसान आंदोलन चल रहा है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ कोरोना का वो नहीं किया जा रहा, नियम पालन नहीं किया जा रहा, लेकिन अभी बिहार में, मध्य प्रदेश में
और सब जगह सत्ता जिसकी है, सत्ता जिसके हाथ में है, वो सब कुछ कर रहा है, उसके ऊपर इस परिप्रेक्ष्य में आपको एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, मैं भी एक एडिशन करना चाहूंगा। लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं हो रही कि उनको कोरोना का भय दिखा करके उनको पीछे हटाया जाए या उन पर कोरोना के कानून लाद दिए जाएं। सरकार इतनी विवश है कि वो पालन कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उनके सामने जाकर के उनको ये कह सकें कि तुमने कोरोना का पालन नहीं किया। उनको माकूल जवाब वो किसान लोग देने के लिए तैयार बैठे हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू बिल्कुल सर। सही है। हेलो जी सर। यस सर। मैं बात श्याम सुंदर जी। चाहता हूँ। हाँ सर जी। हाँ जी। मैंने बताया कि ब्रदरदत्त का खून मर्डर होने के बाद यहाँ पे कास्ट की पैदा हो गई, निर्मित हो गई। तो उन्होंने फील्ड में मुझे सवाल पूछा। आप अपने से एडिशन वगैरह में ज्यादा लोग टाइम लोगों के क्वेश्चन लेने में ज्यादा दिलचस्पी लीजिए। हाँ, ऑलरेडी है, उन्होंने क्वेश्चन से उनको समझा सकेंगे ना। तो सर फील्ड में मुझे सवाल पूछा कि ब्रदरदत्त का खून कैसा क्या हुआ, मर्डर कैसा हो सकता है, ये इतना बड़ा ये हो तो ये हो सकता है, एविडेंस क्या है, ऐसा पूछा उन्होंने मुझे। मैंने बोला कि पुष्यमित्र शुंगा ने उसकी बहन ब्रदरदत्त को दी, ब्रदरदत्त राजा को, इसी वजह से उसको पुष्यमित्र श्रृंगा को एंट्री मिली दरबार में, और इसकी वजह से उसका ऐसा नहीं है। ऐसा जितना आप सोच रहे हैं सरल है, इतना सरल नहीं है राजपाट बदलना। तो इतनी बहुत सारी योजना यंत्रणा बनाई जाती, तब इसको आप सरलता, जीवनी को, लाइफ को आप सरलता मत लीजिए। जो सिस्टम है उससे बात कीजिए। सिस्टम के ऊपर बोलेंगे आप, लाइफ के ऊपर बोलेंगे, दो अलग अलग बातें। थैंक यू सर। मैं धनराज वासनिक से बोलना चाहूंगा कि इनको बहुत देर से हाथ किए हुए, इनको बोलने के दीजिए। नहीं सर, वो टेक्निकल स्वागत है धनराज जी आपका। स्टार्टिंग से ही है। भगवान जी मकवाना क्वेश्चन करना चाहते हैं। भगवान जी मकवाना। हेलो जी, भगवान जी मकवाना क्वेश्चन करना चाहते हैं। सर आप अनम्यूट करें। मकवाना जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें पहले। हाँ, यस सर। जी सर बताइए। थैंक यू सर, बोलो। गुड इवनिंग, जय भीम एवरीबॉडी। सर जो मनुस्मृति ने धर्म का 4 सेक्शन दे दिया, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र में भी अति शूद्र, अछूत। तो सर ये सब सेक्शन कैसे हुआ सभी में? इसका कोई हाँ सर, सवाल पूर्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके बाद वो सभी में सब सेक्शन कैसे आया? पेटा ज्ञाति कहते हैं ना, शूद्र है तो इसमें चमार, जाटव, जो दूसरा कुछ है वो वाल्मीकि, वो कैसे आया सर? अभी आपका सवाल हो गया? हो गया सर। हाँ, हो गया। देखिए ये जो जाति व्यवस्था है, ये जो सब सेक्शन नहीं है, जब वर्ण व्यवस्था को खत्म किया गया या वर्ण व्यवस्था को धीमे धीमे वर्ण व्यवस्था खत्म होती गई और जाति व्यवस्था पनपती गई। और जाति व्यवस्था कैसे पनपी? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे। अब मान लो ब्राह्मण वर्ग का आदमी शूद्र वर्ण की किसी स्त्री से शादी कर लेता है, ब्राह्मण वर्ग का आदमी वैश्य वर्ग से कर लेता है, ब्राह्मण वर्ग का आदमी क्षत्रिय से कर लेता है, या इसी ये अनुलोम और विलोम दोनों तरह के संबंध हो सकते हैं। तो उन लोगों ने ही उनको अलग अलग जाति बनाते गए, और एक से एक वो आपने वो ज्योग्राफिकल रेशियो में पढ़ा होगा, जिसको आप डिफरेंशियल कहते हैं, अगर मैथ में आपने जाना होगा कि 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64, इस तरह वो उस रेशियो में जातियां बन गई। एक दूसरे के वर्ण में दूसरे वर्ण के स्त्री पुरुष के समागम से जो जाति निकली, तो ब्राह्मण मान लो वर्ण है और नीचे शूद्र वर्ण की स्त्री है, तो उनका ब्राह्मण वर्ण तो नहीं हो सकता, तो उन्होंने उसको अलग नाम दे दिया। फिर
ब्राह्मण वर्ण की आदमी है और वैश्य वर्ण की स्त्री है, उसको दूसरे जाति का नाम दे दिया। इस तरह नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जिस तरह वो पहले जो बड़ा वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शादियां और समागम जो था वो फ्री था, ये तो धीमे 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 उसमें कटुता आती गई और इसी कारण जातियां बलवती होती गई और वर्ण कमजोर होता गया और धीमे धीमे वर्ण खत्म हो गया है। आज देखिए कि जाति ही पनप गई और जाति ही आज वर्ण का रूप ले लिया उसने। पहले तो सर इंटरकास्ट तो मेरे तो होता ही नहीं था सर, शूद्र थे, केवल शूद्र थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे और शूद्रों में भी सछूत एंड अछूत थे, जिनको वो लोग अपने घर के काम कराते थे, जो अपने उनको टच कर सकते थे, छू सकते थे, या उनके घर में गाय का पालन करना है, गाय का दूध दोहना है, उनके घर में सफाई करनी है, उनके कपड़े धोने हैं, तो वो सब काम तो उनके घर में एंट्री करने के बाद ही हो सकते थे ना। तो उनको तो उन्होंने शूद्रों में थे जरूर वो, लेकिन उनको अछूत नहीं माना, सछूत माना, मतलब वो लोग ओबीसी जैसे जस्ट लाइक ओबीसी। और शेड्यूल कास्ट वो थे, वो अछूत हो गए, यानी उनको छूना नहीं है, उनकी परछाई भी नहीं पड़े। और इसको पेशवा बाजीराव द्वितीय ने तो बहुत कठोरता से नापा, बहुत कठोरता से मनवाया कि आप जब आपकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए इस अछूतों की, यानी सुबह 6 बजे जब सूरज निकल आया तब से जब तक सूरज छिपेगा नहीं, क्योंकि आपकी परछाई भी अगर किसी ब्राह्मण पे पड़ गई तो वो परछाई से भी अपवित्र हो सकता है। ये ऐसी उनकी मान्यता थी, इतने उन्होंने बंधन हमारे ऊपर लगा दिए थे। अब आप कल्पना करो कि सूर्य दिन में सूर्य रहते हुए हम बाहर नहीं निकल सकते थे, वो तो पेशवा वो शिवाजी के बाद आए, वो शिवाजी राज के बाद आए ना, लेकिन शिवाजी राज के पहले भी अछूत ये अछूत ज्ञाति तो थी, तो वो अछूत कैसे नहीं, हाँ वो थे, वो अछूत ऐसे ही बने, वो तो शुरू से ही चला रहा है। जब मनुस्मृति की रचना हुई तो मनुस्मृति का मतलब है कि पुरानी वर्ण व्यवस्था को जो जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई थी, जिसको मौर्य काल में लगभग पूरी समाप्त नहीं हुई थी, मृत प्राय हो गई थी, उसको कठोरता से, यानी जो मृत प्राय हो गई उसको पुनर्जीवित करना और उसे कठोरता के साथ लागू करना, उसके लिए ये मनुस्मृति बनाई। तो जब कठोरता से कोई चीज लागू हो रही है तो वो अपने आप पनपेगी, कोई चीज का शेल्टर मिल रहा है। अब जैसे सम्राट अशोक के जमाने में बौद्ध धर्म को राज आश्रय मिला तो बौद्ध धर्म पनप गया। अब पुष्यमित्र शुंग के जमाने में ब्राह्मणिकल ताकत का वो वर्चस्व था, तो उन्होंने ब्राह्मणिकल जो लॉ कानून को उनको मजबूत किया। तो इसमें कोई अनोखी बात ही नहीं, क्रांति की प्रतिक्रांति होती है ना। नहीं वो साहब ये है ना कि अछूत कैसे पैदा हुआ, अछूत ज्ञाति कैसे पैदा हुआ? अछूत का मतलब है जिसको मैं, ये मानसिक धारणा है, अछूत होना, किसी को अछूत कह देना, ये मानसिक आपकी जो गंध है ना, अनथिंकिंगनेस, उसका परिणाम है। ये जैसे जैसे समय बीतता गया। राम सुंदर जी, मैं इसका जवाब दूं? मुझे इंटरवेंशन करना पड़ेगा। जी सर। हाँ जी भरद्वाज जी, हाँ जी, मकवाना जी, आप जो गुजरात से जो क्वेश्चन हुआ है, ये क्वेश्चन का आंसर कास्ट इन इंडिया और एनिलेशन ऑफ कास्ट में नहीं है। एक कहा है हु वर द शूद्राज एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल्स। वो अनटचेबल्स कैसे बने? क्योंकि जब हम अशोक से पहले की एक स्थिति देखते हैं और अशोक के बाद की एक स्थिति देखते हैं, ये दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर अशोक के समय के बाद अनटचेबल्स कैसे बनाए? ये जो इनका प्रश्न है वो जायज प्रश्न है। अनटचेबल्स बनाना ये एक सिस्टमेटिक ढंग की एक अप्रोच थी जिसमें अनटचेबल्स बनाए गए, और वो अनटचेबल्स वो थे जो बुद्धिज्म के साथ ज्यादा कमिटेड थे। वो वरिष्ठ उपासक, मैं अक्सर ये कहा जाऊं कि जो चीवरधारी थे, जो अरहत को प्राप्त कर लेने वाले लोग थे, हमने कहा जिन्होंने अपनी सारी वासनाओं को भग्न कर लिया है, ऐसे लोगों से इंस्पायर होकर जो लोग जी रहे थे, वो आज भंगी शब्द के साथ मजबूर हुए। चीवरधारी थे, वो चरमकार बने, और महाअरी, ब्राह्मणवाद के सबसे बड़े अरी दुश्मन, वो महार बने। ये इस प्रकार से इन जातियों के अंदर डाला, जबकि ये पेशे से वो काम नहीं कर रहे थे। अशोक के समय में इनके पेशे, चमार शब्द नहीं था अशोक के समय में, महार शब्द अशोक के समय में नहीं था। तो ये जायज प्रश्न है कि ये
कास्ट बनी कैसे? तो एक सिस्टमेटिक ढंग से जो जितना ज्यादा मनुवाद का प्रतिकार करने वाला बना और समता समता न्याय बंधुता का डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का पक्षधर रहा, उन लोगों से उन शब्दों के साथ बहुत कड़ाई से पालन हुआ और उनको निम्न से निम्नतर काम करने को मजबूर किया गया। इसमें अछूत जातियां बनी और जिस कहीं किसी जातियां बनने में कहीं झगड़े की वजह से बनी, कुछ छोटे मोटे अगर आज इसने पंगत नहीं दी तो इसकी वजह से उसे बहिष्कार कर दिया, कुछ बहिष्कार से बनी है। एक्स कम्युनिकेशन और इमिटेशन, ये दोनों सिस्टम से बहिष्कार से भी जाति बनी और इमिटेशन से बनी। और कास्ट इंडिया में इमिटेशन और एक्स कम्युनिकेशन दोनों वर्ड यूज किया। इसलिए सब कास्ट का जो बनना हुआ है, वर्ण का बनना एक अलग है, जो धार्मिक मान्यता दे दी कि 4 वर्ण की फिलोसफिकल आइडियोलॉजिकल हो गया, पर लेकिन प्रैक्टिकल एक कास्ट है जो एक्स कम्युनिकेशन से और इमिटेशन से। मैं चाहूंगा कि प्रश्न का उत्तर संक्षेप में देने की कोशिश करें। आपने जब एलोबरेट जब बड़ा किया है तो प्रश्न का उत्तर 1 मिनट के आधा मिनट के अंदर ही होना चाहिए। धीमंत श्यामचंद्र जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरिजाधीर और मैं वासनिक का नाम लिया, धनराज वासनिक बहुत पहले से हाथ किए थे, उन्होंने अपना हाथ वापस ले लिया है। ये कहीं इस तरह से आपके मीटिंग से भी विड्रॉ हो सकते हैं। हाँ, नहीं सर, वो वासनिक जी का हैंड रेज मीटिंग स्टार्ट हुआ तब से है, तो शायद टेक्निकल एरर है, तो फिर भी हम उनको अनम्यूट करेंगे। अपॉर्चुनिटी दीजिए ना उनको। जी सर, जरूर। हाँ जी, गिरिजाधीर जी आप अपना क्वेश्चन रखिए, बाद में हम अनम्यूट करते हैं वासनिक जी को भी। गिरिजाधीर जी मैडम। हाँ जी मैम, आप सभी को जय भीम। जय भीम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी आप जो बताए हैं कि मनुस्मृति की रचना सुमति भार्गव ने की है, जैसे हम लोग इन लोग के उसमें देखते हैं तो मनु जो है वो रचना किया है मनुस्मृति का, वेद व्यास जो रचना किया है महाभारत का, तो इन लोग कब इन लोग मतलब किस सन में इन लोग ऐसे रचना किए हैं? तो मुझे ना कालक्रम चाहिए सर, मतलब कालक्रम मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे जीवन की उत्पत्ति हुई तो फिर हड़प्पा सभ्यता आया, फिर वैदिक युग आया, तो मतलब ये जब बाद में हुआ रचना तो इसकी क्या इन लोग प्रमाण देते हैं कि यह सब मतलब जीवन की उत्पत्ति के प्रथम है, जबकि वैज्ञानिक रूप से तो ये इसको मान्य नहीं किया गया है। तो मुझे उसका थोड़ा सा कालक्रम शार्ट में बताने की कष्ट करेंगे। हो गया सवाल मैडम? जी जी। हाँ मैडम जी, देखिए ये जो मनुस्मृति है ना, इसका काल 185 बीसी के बाद का है। 185 बीसी के बाद का, यानी जब बृहद्रथ की हत्या की गई तो उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई होगी, और जो भी 8-10 बरस जो भी लगे होंगे इसको, लेकिन ये 185 बीसी के बाद का है। 185 बीसी से लेकर के और इसको 150 बीसी के बीच में ही, मतलब एक 50-60 साल के अंतर के बीच में ही, कोई डेट फिक्स नहीं जी, डेट फिक्स नहीं। ठीक है, ओके सर। धनराज वासनिक जी, सर आप अपनी बात रखें। हेलो। हाँ सर। हेलो जी, जी मैं सर, तो पहली बार जुड़ रहा हूँ। थैंक यू सर, तो स्वागत है। हाँ, तो मैं तो अभी सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके जो स्पीचेस है उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे एक नजर आया है और मैं एडिशन करना चाहता था कि इसमें जो कास्ट सिस्टम जो है वो आपने कहा है कि अशोक के पहले भी जाति व्यवस्था थी और अशोक के बाद में भी जाति व्यवस्था, तो अशोक के काल में कम थी, उसके बाद में और स्टेप अप हो गई। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति व्यवस्था बुद्ध के काल में भी नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया है, तो जाति व्यवस्था बुद्ध के काल में नहीं होने की वजह से सम्राट अशोक के काल तक जाति व्यवस्था, किसी को चमार, किसी को धोबी, किसी को नाई, ये जो शब्द थे वो उनके व्यवसाय के माध्यम से उनको दिए गए थे पहले से ही। तो वो जाति नहीं थी,
वो सिर्फ नाम थे, लेकिन उनको कन्वर्ट किया गया बाद में मनुस्मृति लिखने के बाद में। तो मनुस्मृति लिखने के बाद में ये जो जातियां है वो ये सब मजबूत हो गई है। और उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है वो शुंग काल शुंग काल सिर्फ 150 साल तक रहा। 150 साल के बाद में जब नए नए अपने सातवाहन काल आया, फिर हर्षवर्धन काल आया, फिर ऐसे बौद्ध राजाए आ गए थे उस वक्त। तो प्लीज सवाल कीजिए, प्लीज सवाल कीजिए। आप केवल प्रश्न करने की कोशिश कीजिए, अभी एक्सप्लेन करने की गरज करो प्लीज। अच्छा, तो क्वेश्चन यही था मेरा कि आप जाति व्यवस्था जो है ना, वो जाति व्यवस्था का जो जन्म जो है वो शुंग काल के बाद का है। नहीं, प्रमाण मिलते हैं वो अशोक से पहले भी था। सम्राट अशोक को किसी ने भी शूद्र नहीं कहा। उसके पहले जो मौर्य है उनको भी शूद्र नहीं कहा। शूद्र वो अलग चीज है। हु वेर शूद्रार्थ में बाबा साहब ने जो आंसर दिया है, हु वेर शूद्रार्थ, तो उसमें वो आंसर मिलता है कि शूद्र कौन थे। हम जो शूद्र थे, हमें जो शूद्र जबरदस्ती से बनाया गया है, वो शूद्र हमको जब बनाया गया है वो मनुस्मृति के बाद में बनाया गया। अभी धीमन पी.आर. अम्बेडकर जी ने इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जी। नेक्स्ट यूसी वरुण जी। हेलो, लेकिन सर जो ब्राह्मण है इसमें भी सब कास्ट तो है ही, उसमें भी रोटी बेटी का व्यवहार नहीं है। वैश्य में है, देखना पड़ेगी, क्षत्रिय में है सर। मोहन भागवत के ऊपर क्वेश्चन क्या है आपका? ये सब कास्ट कैसे आई सर? बरोबर है, ब्राह्मण में भी सब कास्ट है, उसमें भी रोटी बेटी का व्यवहार नहीं है। क्षत्रिय में भी सब कास्ट है, उसमें भी रोटी बेटी का व्यवहार नहीं, तो वो सब कास्ट कैसे आई सर? ब्राह्मण में कैसे? आलो, शूद्र में तो समझते हैं कि हमने ऐसा ऐसा नीच काम करो या तो हम डिवाइड हो गए, लेकिन इसमें कौन लाया सब कास्ट? अब अभी मैंने आपको एक सवाल का जवाब दिया था कि मान लो ब्राह्मण वर्ग का ब्राह्मण है और वो किसी क्षत्रिय स्त्री से उसके शादी करता है, तो वो ब्राह्मण अपने ही तरह का पीछे सरनेम ब्राह्मण ही लगाएगा, लेकिन क्योंकि उसकी उत्पत्ति क्षत्रिय स्त्री से हुई है तो उसमें कुछ एक अलग उसकी बिंग सी बन गई, वो ब्राह्मणों में उपजाति बन जाती है या किसी भी जाति में उपजाति बन जाती है, क्योंकि वो प्यूरिफिकेशन नहीं रहा, 100% वो खालिस जाति नहीं रही, इसीलिए उसकी सब जाति बन जाती है। वो रहेगा तो ब्राह्मण, क्योंकि उसका पुरुष वर्ग जो पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष जो है ना, उसका बाप जो है ना ब्राह्मण है, तो वो पुरुष की वजह से ब्राह्मण ही रहा, लेकिन उसकी माँ ब्राह्मणी नहीं है, इसीलिए उसकी एक सब जाति बन जाएगी और वो उन्हीं की उपज है, ये हमारी नहीं है, ये ब्राह्मणिकल फोर्सेज की उपज है। ठीक है सर। यूसी वरुण जी, सर आपने अनम्यूट किया है, आपका क्वेश्चन है कुछ? प्रियंका जी, 8:30 बजे मीटिंग है दूसरी। जी सर। प्लीज कम टू द कंक्लूजन प्लीज। मैं जो पूछना चाहता था वो बड़े साहब ने वो जवाब दे दिया है, वो आ गया है। मैं भी वो चाहता था कि मैं भी बोलना चाहता था उसी की बात पे जो साहब ने बोला है। मेरा कोई सवाल नहीं है। ओके सर जी, थैंक यू। ठीक है, हमारे आज की मीटिंग का कंक्लूजन करने के लिए मैं धीमंत राजाराम आनंद जी से रिक्वेस्ट करूंगी, सर आप मीटिंग कंक्लूड करें। हेलो, 5 मिनट बाकी है आपके पास आनंद जी, 4 मिनट ही बाकी है आपके पास। चलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, थैंक यू सभी सहकारियों को, बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत ही सीरियसली आज का इस अध्याय के ऊपर, जो जाति का अध्याय है, सभी ने बहुत गंभीरता से सुना है, समझा है। और हमारे जो ट्रेनर हैं आज के, धीमंत श्याम सुंदर जी, उन्होंने भी बहुत ही विद्वतापूर्ण अपना प्रेजेंटेशन दिया है। और अभी और भी 2 टॉपिक हैं इसके, अलग अलग इसके प्रकरण हैं, उनको भी समझने के बाद हम समझते हैं क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए ये मीटिंग का समापन
किया जाता है, क्योंकि आगे फिर थोड़ी देर बाद दूसरी नेक्स्ट मीटिंग भी है, तो ज्यादा समय सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग समाप्त की जाती है। जी थैंक यू सर, सभी को जय भीम। और कल फिर से हम लोग 7 बजे मिलेंगे। जय भीम। कल के सब्जेक्ट के बारे में अनाउंसमेंट कीजिए मैडम। अनाउंसमेंट प्लीज मैडम। जी सर। कल के सब्जेक्ट के बारे में। जी कल का हमारा सब्जेक्ट है हु कैन एनाइलेट द कास्ट, जिसके ऊपर हमें वक्तव्य देंगे धीमत सुरेश कमरे सर जी। तो कल हम इस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। जय भीम।